नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। मुंबई में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में करोड़ों की कोकीन बरामद की गई है। एमडी भी बरामद हुई है। एनसीबी ने कार्रवाई 20 समुद्र में शिप पर छापा मारकर की है, जिसमें एजेंसी को बड़ी मात्रा में कोकीन और एमडी बरामद हुई है। इसके साथ ही एनसीबी ने एक बॉलीवुड एक्टर के बेटे सहित 10 लोगों को हिरासत में भी लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन 10 लोगों में 7 लोगों को पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर लाया गया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि एजेंसी को जानकारी मिली थी कि मुंबई से गोवा जाने वाले एक शिप में ड्रग पार्टी होने वाली है, जिसके बाद एनसीबी ने छापेमारी की और 10 लोगों को हिरासत में लिया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन और एमडी कहाँ से आई, इसको लाने वाले लोग कौन हैं, इन तमाम सवालों की पड़ताल एनसीबी कर रही है। मुंबई से हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 22 लोगों को जो है एनसीबी ने अभी तक डिटेन किया, यानी हिरासत में लिया है। और 22 में से 8 से 10 ऐसे लोग हैं जिनको एनसीबी अपने दफ्तर लेकर आई है, जो मुंबई के बलाट पियर इलाके में है। इन 10 में से मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि एक बहुत बड़े अभिनेता का बेटा है और साथ ही एक आईपीएस अधिकारी है। अब इन सभी से पूछताछ की जा रही, क्योंकि अधिकारियों ने रात में ये कंफर्म किया है कि इन लोगों को जब डिटेन किया गया तो इनके पास से ड्रग्स बरामद किए गए हैं। कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स थे और इन लोग आखिर वहाँ क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे या सप्लाई कर रहे थे, इनके पास ड्रग्स कहाँ से आया, ये तमाम एंगल है जिस पर अब जांच जारी है। अगले कुछ समय बाद जो है एनसीबी अपनी एक प्रेस नोट इशू करेगी, जिसमें तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा। जानकारी ये भी दी जा रही है कि एनसीबी को इस क्रूज के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ दिन पहले ही मिला था, जिसकी वजह से ये ट्रैप लगाकर बैठे हुए थे और एनसीबी के अधिकारी क्रूज में पहले से मौजूद थे। जब यहाँ पर समुद्र में, जब मुंबई से गोवा की तरफ ये क्रूज निकला, तो उसके बाद ड्रग्स पार्टी जब शुरू हुई तो उस वक्त जो है छापेमारी की गई और इस वक्त रंगे हाथ कई लोगों को डिटेन किया गया है। बहरहाल आगे की जो है जांच की प्रक्रिया की जा रही है। जिस तरह से बताया गया है कि 22 लोगों को डिटेन किया गया है, इसमें से 8 से 10 लोगों को मुंबई के एनसीबी दफ्तर में रखा गया है। शुक्रिया प्रशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी अपने दौरे के दौरान सबसे पहले सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे, जहां 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसके बाद सीएम गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो सीएनजी सब स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ ही 101 लोगों को घरेलू गैस कनेक्शन भी उपलब्ध करवाएंगे। तो सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सिद्धार्थनगर को 400 करोड़ की सौगात देंगे। गोरखपुर में सीएनजी सब स्टेशन का उनको उद्घाटन करना है। घरेलू गैस कनेक्शन का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री। पूर्वांचल का बेहद अहम दौरा माना जा रहा है उनका। सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ सिद्धार्थनगर को 400 करोड़ की सौगात भी देने वाले हैं। इससे पहले सीएम योगी ने शनिवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ ही एसएसपी भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री उन अधिकारियों से नाराज नजर आए जो रियलिटी चेक में पास नहीं हुए थे। सभी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। सीएम ने सभी से जवाब मांगा है और दोबारा इस तरीके की तस्वीर सामने न आए, इसको लेकर निर्देशित भी किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी घटना पर डीएम और एसपी खुद ही मौके पर जाएं और जनता की समस्या जरूर सुने और अगर लापरवाही बरती गई तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि रियलिटी चेक के दौरान 21 जिलाधिकारियों ने फोन ही नहीं उठाया था, जिसके बाद सीएम योगी ने जमकर फटकार लगाई है इन अधिकारियों को। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को नसीहत दी है। क्या कहा है सीएम ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इन जिलों के डीएम ऐसे हैं जो कि रियलिटी चेक में पास नहीं हुए हैं। कुशीनगर, महाराजगंज ये वो जिले हैं जहां पर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है और इसी लापरवाही पर सीएम ने सख्ती दिखाई है, नाराजगी जाहिर की है। क्योंकि जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे, जनता इसे हाथों हाथ लेगी। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है।
याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हो सकता है कुछ देर, कुछ दूरी तक हम शासन या उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उससे पहले सीएम योगी इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम पहुंचे और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब सीएम यहां पर पहुंचे थे, तैयारियों में कोई कोर कसर ना रहने पाए, ये सीएम की तरफ से सुनिश्चित किया गया है। 5 अक्टूबर का पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है। 2022 के चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। सभी की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी नवरात्र से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। उनके साथ ही पिछड़ा वर्ग के मंत्री भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान लोगों को पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कामों की जानकारी दी जाएगी। तमाम कयासों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बघेल की टीम बीते कई दिनों से संगठन को मजबूत करने का काम भी कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा है कि पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए वो धन्यवाद कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने इसके मद्देनजर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी के दंगल में अब कार्टून की एंट्री हो गई है। बीजेपी यूपी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसा, जिस पर अब जुबानी जंग की शुरुआत हो गई है। यूपी विधानसभा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश में सियासी पार्टियों के कैंपेन की जंग तेज होती जा रही है। यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश पर तंज कसा है। बीजेपी ने एक कार्टून के जरिए अखिलेश पर निशाना साधा है। कार्टून शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा है, एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी साइकिल छीन ली, फिर उस साइकिल का बुरा हाल करके छोड़ दिया। अब वो लड़का 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है। जो एक न संभाल पाया, वो 22 क्या संभालेगा। 22 नहीं मिलेंगी बबुआ। न यकीन हो तो एक बार बुआ से पूछ लो। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में पार्टियां चलती हैं, परिवार नहीं चलता है। तो वंशवाद की पार्टियां गरीब की सेवा कैसे कर पाएंगी, समाज की सेवा कैसे करेंगे, गरीबों की कल्याण कैसे करेंगे। इसलिए जब पार्टियां सत्ता में आती हैं तो केवल राज्य को लूटती हैं। सोशल मीडिया पर कार्टून के आने के बाद पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता ही बीजेपी का कार्टून बना देगी। जो लोग ये कार्टून बनवा रहे हैं, अरे सुनिए ना, पहले कार्टून की बात हो जाए। जो कार्टून बना रहे हैं उनका कार्टून भी अच्छा लगेगा और जो कार्टून बनाएगा उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कार्टून बनाने की, और जनता इस बार इन्हें कार्टून बना देगी। उनका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कार्टून बनाने में। यूपी बीजेपी के कार्टून पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर निशाना साधा। चुनाव का समय है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाई। प्रदेश या देश का विकास अवरुद्ध हो गया है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है ये सब शब्दों का प्रयोग करना कि साइकिल पंचर हो गई। सोशल मीडिया पर कार्टून के आने के बाद सियासी गलियारों में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश पर ही वार कर दिया कि 5 साल सरकार चलाने के बाद से उन्होंने साइकिल पर जो है राहुल गांधी को बैठाला, यूपी को ये 7 पसंद करके नारा दिया। लेकिन आखिर चुनाव के बाद क्या हुआ, जनता ने जो 7 पसंद नहीं आया, एक को इधर गिराया, एक को उधर गिराया। 2019 में साइकिल पे उन्होंने जो है बहन मायावती जी को अपने साथ साथी बनाया। लेकिन क्या हुआ, वो 5 ही लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी रह गई, मायावती जी भी उनसे अलग हो गई। तो जो अपने गठबंधन को साथ में लेके नहीं चल पा रहा, अपने परिवार को साथ में लेके नहीं चल पा रहा, वो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या चल पाएगा। सियासत में वार पलटवार तो चलते रहते हैं। विधानसभा चुनाव को कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में सियासी विरोधियों का एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं।
बीजेपी ने सोशल मीडिया कैंपेन से विरोधियों पर हमला बोलने के लिए कार्टून का सहारा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बड़ी सौगात दी है। 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई, तो साथ ही साथ उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में फीस माफ करने के लिए भी कहा है। आज सीएम योगी ने 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति की सौगात दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हमारी सरकार जो स्कॉलरशिप दे रही है वो 3,900 करोड़ है, जो पिछली सरकार में सिर्फ 1,800 करोड़ थी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में अगर 2 या 2 से ज्यादा सगी बहनें पढ़ेंगी तो स्कूल एक छात्रा की फीस माफ करे। लेकिन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, एक ही विद्यालय में है, उन विद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अगर एक ही परिवार की 2 बालिकाएं या 2 से अधिक बालिकाएं एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं, तो उन बालिकाओं में से क्या, अगर 2 बहनें हैं तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर स्कूल फीस माफ नहीं करते हैं तो शासन या प्रशासन स्तर पर मदद की जाएगी। ट्यूशन फीस उन बालिकाओं के लिए शासन स्तर से दी जा सके, जिससे अभिभावकों को इस कोरोना कालखंड में हम एक राहत देने में योगदान दे सकें। सीएम योगी के इस ऐलान से कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर हुए लोगों को काफी मदद मिलेगी। उधर गांधी जयंती के मौके पर दुबई का प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरों से जगमग हो गया। तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें बापू के संदेश दिखाए गए। गांधी जी को यादगार श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय दूतावास ने दुबई की कंपनी MR प्रॉपर्टीज को धन्यवाद दिया है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले की जांच अब तेज हो गई है और इसके लिए गठित SIT ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर पहुंचते ही टीम सबसे पहले रामगढ़ताल थाना इलाके के होटल कृष्णा पैलेस पहुंची और कमरा नंबर 512 में छानबीन की गई। ये वही कमरा है जहां पर मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। जांच पड़ताल के बाद SIT ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान गोरखपुर के CO, रामगढ़ताल पुलिस और एडिशनल SP भी मौके पर मौजूद थे। हमारी फॉरेंसिक की टीम ने कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, लिफ्ट में, सीढ़ियों पे और जहाँ कहीं भी हमें लगा कि हमें करना चाहिए, जिस तरह का नेचर ऑफ द केस है हमने किया है और ये जांच आगे कंटिन्यू करेगी। अगले कुछ दिनों तक हम अपनी जांच करते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि एक स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और एक बेहतर जांच करके जो कुछ भी न्याय संगत है वो शासन की मंशा के अनुसार न्याय संगत किया जाए। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर देवबंद के दुगचाड़ी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है और इसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया। एक मकान की छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने देवबंद मंगलौर मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री के सबूतों को CBI एक-एक कर इकट्ठा कर रही है। 8वें दिन भी CBI की जांच और आरोपियों से पूछताछ जारी रही। महंत की मौत मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी CBI की जांच का 8वां दिन भी पूरा हो गया। प्रयागराज के सिविल लाइंस में CBI ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिमांड पर आए तीनों आरोपियों से पूछताछ की। CBI ने करीब 8 घंटे तक इसी पुलिस लाइन के गंगा गेस्ट हाउस में आरोपियों से कड़ी पूछताछ की है और इसके साथ ही साथ कुछ सेवादारों और कुछ बाहरी व्यक्तियों को भी बुलाकर CBI ने यहां पर इंट्रोगेशन किया है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया है। CBI के पूछताछ के 5 दिन पूरे हो गए हैं। CBI ने जांच के 8वें दिन अब तक मिले सबूतों का डॉक्यूमेंटेशन किया, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की और साइंटिफिक एविडेंस जुटाए। इसके साथ ही CBI ने करछना के एक शख्स को बुलाकर महंत की मौत के बारे में पूछताछ की और सूत्रों के हवाले से खबर है कि CBI ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौता कराने वाले लोगों से भी किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ की, जिसमें 2 सफेद पोश और 1 अधिकारी भी शामिल हैं।
पूछताछ की कड़ी में 7 दिन के रिमांड पर आए आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से शनिवार को 5वें दिन भी कड़ी पूछताछ की गई। और अब सीबीआई के पास आरोपियों से पूछताछ के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 4 अक्टूबर की शाम 5 बजे सीबीआई की रिमांड पूरी हो रही है और इन तीनों आरोपियों को आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप को नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल करना होगा। सीबीआई ने 5वें दिन की पूछताछ में तीनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया। दरअसल सीबीआई के पास पूछताछ के लिए अब रविवार और सोमवार के दिन बचे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सीबीआई को 8 दिन की पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन सुसाइड नोट में जिक्र किए गए कथित वीडियो को हासिल नहीं कर सकी है। अब सीबीआई को सीएफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है ताकि रिपोर्ट के साथ सीबीआई अपने सबूतों को मैच करा सके। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या की घटना